Hello everyone, my name is Sunil Shinde. Welcome to Magical Word Shinde's Chemistry Techniques. ओके चलो बच्चा पार्टी अब जरा स्टार्ट करते हैं आगे का नया चैप्टर. आज का नया चैप्टर है 15th इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री. मतलब पॉलीमर केमिस्ट्री पूरा पढ़ना है. थ्योरेटिकल चैप्टर है, जल्दी खत्म होगा. ठीक है, 3 या 4 दिन ज़्यादा, क्योंकि थ्योरेटिकल इसलिए लिखने में टाइम लगता है, इसलिए 3 या 4 दिन बोल रहा हूँ मैं. इसको कवर हो जाना चाहिए. ठीक है ना, पॉसिबल टाइम बता दिया आपको मैंने, हो जाएगा उसमें. तो देखिए ज़रा यहाँ पे पहले देखते हैं हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखेंगे पॉलीमर्स क्या होता है. पॉलीमर्स, ओके पॉलीमर्स. तो पॉलीमर्स मालूम है आपने, पॉलीथीन देखा है, वो पॉलीमर ही है. तो वो इथीन से बनता है. तो इथीन के मोनोमर याद रखिए, उसके आगे पॉलीमर वर्ड लगाते तो पॉलीथीन, पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीस्टाइरिन, पॉली वर्ड लगाते जाइए बस मोनोमर के आगे. बस बस खत्म हो गया, पॉलीमर तैयार हो गया. और वो कैसे, जो पॉलीमर होता है इसका वेट ज़्यादा होता है, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है. ठीक है ना, जाइंट मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं. तो यहाँ लिखा है देखो डेफिनेशन, पॉलीमर्स मतलब पॉलीमर्स आर हाई मॉलिक्यूलर मास मैक्रो मॉलिक्यूल्स. कितना होता है 10⁻³ से लेकर 10⁻⁷ यू होता है. इतना आपको याद रखना है. ये पॉलीमर्स, ऐसा कोई डेफिनेशन पूछता नहीं, लेकिन हमको आना चाहिए व्हाट आर पॉलीमर जो पढ़ रहे हैं. अब देखते हैं अपने सिलेबस में क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स. देखो तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स और ओरिजिन. सोर्स या ओरिजिन के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करना. तो अब देखो हम यहाँ पे लेते हैं पहले नेचुरल पॉलीमर्स, उसके बाद में फिर लेंगे हम लोग क्या सिंथेटिक पॉलीमर, सेमी सिंथेटिक, ऐसे 3 टाइप है इसके अंदर. तो एक एक देखते जरा. तो नेचुरल पॉलीमर्स, नेचुरल पॉलीमर मतलब ये नेचर से ऑब्टेन होते हैं. अगर आप देखेंगे प्लांट बॉडी से, प्लांट से आपको सेल्यूलोज मिल गया, ओके, और क्या जूट मिल गया, लिनिन मिल गया, हेम्प मिल गया, बहुत सारे ऐसे. तो ऐसा आपको याद रखना है. तो ये नेचुरल, तो पॉलीमर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर्स. ये 2 टाइप के होंगे, एनिमल बॉडी से मिलेगा और दूसरा प्लांट बॉडी से मिलेगा. एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी. ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो दे आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. वो हमको पढ़ना है एनिमल और प्लांट. अभी इसके बाद उसको लिखता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. आपको ऐसे नोट्स देने के लिए मैं सब कर रहा हूँ, आपके नोट्स भी आ जाए. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप. ओके अब देखते हैं नेचुरल जो है ना, नेचुरल पॉलीमर्स, इसको हम क्या करते हैं, इनको ABC दिया है शायद है. देखो इनको हमने क्या किया, फर्दर क्लासीफाई किया. देखो प्लांट पॉलीमर्स और एनिमल पॉलीमर्स में क्या हुआ है, प्लांट पॉलीमर्स और एनिमल पॉलीमर्स. ओके तो अभी देखिए ज़रा, प्लांट पॉलीमर मतलब कि अब इसका प्लांट से हमको ये ऑब्टेन होगा. तो दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्सेज बोलेंगे इसको, या फिर डिराइव फ्रॉम, जैसा आपको लिखना है. इसमें कॉटन, लेनिन 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके इसमें. फिर एनिमल पॉलीमर्स मतलब दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, समझ में आ रहा है सोर्स. इसका वूल, सिल्क है ना, शिप के बॉडी में जो रहता है ना हेयर, तो वूल उसमें मिलेगा आपको, शिप से वूल मिलेगा. सिल्क भी आपको एनिमल से मिलता है. ठीक है ना, कोकून से निकालते हैं हम लोग, याद करो सिल्क. उसका सिंथेटिक जो पॉलीमर होते हैं वो दीज आर मैनमेड, मतलब ये 100% लेबोरेटरी प्रिपेयर्ड, या इंडस्ट्री में बनेगा या तो लेबोरेटरी में बनेंगे. ये मैनमेड बोलते हैं, ट्रू मैनमेड फाइबर्स या पॉलीमर्स. इसमें नाइलॉन, टेरिन, नियोप्रीन, बहुत सारे एग्जाम्पल. तो पूरे अपनी केमिस्ट्री आगे जो पढ़ेंगे इसी में पढ़ना है, वो सिंथेटिक में पढ़ना है. दूसरे एग्जाम्पल नहीं है. एक फिर बायोडिग्रेडेबल है फिर बाद में. फिर थर्ड है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स. दीज आर डिराइव फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स. मतलब क्या करते हैं, हमने नेचुरल पॉलीमर वुड लिया, वुड को केमिकल से ट्रीट करके सेमी सिंथेटिक, मतलब कि आधा नेचुरल है और आधा आपका सिंथेटिक है, ऐसा सेमी सिंथेटिक. इसको रेयन बोला जाता है जनरली, या फिर रीजनरेटेड फाइबर से बोल सकते हैं, या फिर पॉलीमर्स बोल सकते हैं. तो दीज आर डिराइव फ्रॉम नेचुरल पॉलीमर्स, मतलब उसको केमिकल ट्रीट करना पड़ता है. ठीक है ना. एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रीजनरेटेड फाइबर. एंड इसका एग्जाम्पल देखो, सेल्यूलोज आएगा, सेल्यूलोज प्लांट की बॉडी, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज एसीटेट रेयन, सेल्यूलोज नाइट्रेट, विस्कोस रेयन, क्यूप्रामोनियम रेयन. रेयन वर्ड सभी में है जनरली. ठीक है ना, सेल्यूलोज नाइट्रेट में नहीं है, बाकी सभी में रेयन. रेयन मतलब सेमी सिंथेटिक. तो इसका दूसरा नाम भी याद रखना है, सेमी सिंथेटिक दूसरा नाम रेयन. या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, रीजनरेटेड, क्योंकि हम क्या करते हैं प्लांट के बॉडी से जो निकाल रहे हैं सेल्यूलोज, उसको केमिकल से ट्रीट करें, इसलिए रीजनरेटेड बोल रहे हैं इसको हम लोग. ओके चलिए कर लीजिए इसको नोट डाउन. ओके अब देखते हैं सेकेंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ, क्या ले रहे हैं यहाँ पर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, लीनियर, ब्रांच्ड और आपका नेटवर्क आएगा इसके अंदर. ठीक है ना, मतलब क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बोलते हैं इसको, क्रॉस लिंक्ड. तो पहला हम देखते हैं लीनियर, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन पॉलीमर. दूसरा आपका ब्रांच चेन पॉलीमर. तीसरा जो आपका क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर. 3 टाइप के इसके अंदर आएंगे. तो
स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मतलब स्ट्रक्चर कैसा लीनियर, मतलब इसमें ब्रांचिंग नहीं है, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट काम की तरह लिखा मैंने। तो व्हेन द मोनोमर मॉलिक्यूल्स आर ज्वाइन टुगेदर, ऐसे ज्वाइंट हो गए एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा, तो एक लीनियर अरेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है। रिजल्टिंग पॉलीमर इज स्ट्रेट चेन पॉलीमर, मतलब कि इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन एक दूसरे से कंबाइन करके एक लीनियर पॉलीमर बनेंगे, ठीक है ना। और इसमें जो रहते हैं, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम बाई फंक्शनल मोनोमर, मतलब दो फंक्शन, जैसे कि दो कार्बोक्सी ग्रुप, दो NH2 ग्रुप, ऐसा रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना। और अल्कीन्स हो सकता है, मतलब बाई फंक्शनल मोनोमर होंगे, ये एक याद रखना, दूसरा अल्किन याद रखना, अल्किन भी हो सकते हैं या फिर बाई फंक्शनल मोनोमर हो सकते हैं, ओके। फिर इसका एग्जाम्पल PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड, ओके। उसके बाद में फिर हाई डेंसिटी पॉलीथीन इसमें आ जाएंगे, पॉलीविनिल क्लोराइड और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। अब जो दूसरा टाइप है वो है ब्रांच्ड चेन, मतलब दे कंटेन लीनियर चेन हैविंग सम ब्रांचेस। इसका एग्जांपल है लो डेंसिटी पॉलीथीन। ब्रांचिंग होगा तो अल्काइल ग्रुप की ब्रांचिंग होनी चाहिए, फंक्शन ग्रुप की ब्रांचिंग नहीं मानी जाएगी, ये ध्यान रखना है आपको इसके अंदर, ठीक है। चलिए कर लीजिए इतना नोट, ओके। अब देखते हैं थर्ड पार्ट उसका, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। इसमें क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो क्रॉस लिंकिंग में जाते हैं, तो ये क्रॉस लिंकिंग किसके कारण आता है, पॉलीफंक्शनल ग्रुप के कारण आता है, ये इसका शॉर्ट है, देखो। तो लिंकिंग ऑफ चेन polymers by strong covalent bonds are called cross-linked polymers, and cross-linking results from polyfunctional monomers. For example, Bakelite melamine इस कैटेगरी के बेस्ट एग्जाम्पल है। आसान, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। उसके बाद फिर नेक्स्ट थर्ड जो क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन, मतलब कैसा है, इसके अंदर 3 टाइप आएंगे। मतलब मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन मतलब कि किस मोड से इसको बनाया रहे, एडिशन, कंडेंसेशन या फिर रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, ऐसे 3 टाइप है इसके अंदर। एडिशन पॉलीमर्स आएगा इसके अंदर, एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा आएगा आपका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, तीसरा आएगा रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन। ऐसा हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। तो देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम, इसका मैकेनिज्म भी है भैया, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ना है इसका। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, एक और नाम है इसका। एडिशन पॉलीमराइजेशन हम क्या बोल रहे हैं, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिए। तो एडिशन में क्या होता है, समझ आ रहा होगा कि डबल बॉन्ड होते हैं इसके अंदर, इसको विनाइलिक में लेते जाते हैं, तो ऐसे डबल बॉन्ड से ब्रेक होंगे और बनेगा आपका ये, से इथीन से पॉलीथीन बनेगा, टेफ्लॉन से, ठीक है ना, टेफ्लॉन, या फिर आप बोलेंगे PVC, पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीथीन, टेफ्लॉन, ये सब इस कैटेगरी एग्जांपल है। मतलब इसमें डबल और ट्रिपल, एडिशन में अनसैचुरेटेड कंपाउंड से बनता है, डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल, लेकिन ट्रिपल का अपने सिलेबस कोई एग्जांपल नहीं है, डबल बॉन्ड की एग्जांपल है सारे, इथीन, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका विनिल क्लोराइड, या फिर आपने लिखा यहाँ पे टेट्राफ्लोरोइथीन, ऐसे उससे बनेगा टेफ्लॉन, मतलब ये अभी पढ़ेंगे आगे, अब सब धीरे धीरे सब डिटेल में आने वाले हैं, ठीक है। तो ये कर लीजिए, बहुत थ्योरेटिकल, बहुत ईजी करके लिख दिया मैंने इसको, ठीक है, कर लीजिए नोट, ओके। अब देखते हैं उसका मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखते हैं, मतलब एडिशन, रिएक्शन, चेन ग्रोथ, पॉलीमराइजेशन में कौन सा मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखिए। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, इसमें 3 स्टेप यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप है चेन इनिशिएशन, मतलब चेन को स्टार्ट करें, जैसे हम किसी गाड़ी को स्टार्ट करें चाबी कैसे लगाते हैं, वैसे इसको अभी हमको लगता है इनिशिएटर लगेंगे इसके अंदर, इसको कैटलिस्ट बोल सकते हैं। इनिशिएटर कैसे, क्या हो सकता है, आपके बेंजोइल पेरोक्साइड हो सकता है, एसिटिल पेरोक्साइड हो सकता है, टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड होता है, मतलब पेरोक्साइड होगा, और वो डीकम्पोज करके, वो कैसे, थर्मली अनस्टेबल होते हैं वो। इनिशिएटर हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, बेंजोइल पेरोक्साइड ले रहे हैं, एसिटिल पेरोक्साइड ले रहे हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल पेरोक्साइड, ये थर्मली अनस्टेबल है, तो ये ब्रेक होकर क्या बनाते हैं, फ्री रेडिकल, और वो रिएक्शन को स्टार्ट करेगा आपका। The chain reaction is initiated by free radicals, and an initiator मतलब catalyst such as benzoyl peroxide, acetyl peroxide, tertiary butyl peroxide can be used to produce free radical. And for example, acetyl peroxide generates methyl free radical। जैसे देखो अभी ये एसिटिल, ये क्या है आपका, एसिटिल पेरोक्साइड है आपका, ये यहाँ पर ये क्या लिया हमने, एसिटिल पेरोक्साइड लिया है यहाँ पर, ये एसिटिल पेरोक्साइड है, ओके। तो अभी ये क्या जनरेट करेगा, देखो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है इधर आपके, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ध्यान से देखिए, यहाँ से ब्रेक हो रहा है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन है इस बॉन्ड में, तो 1 इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ आ गया, आपका यहाँ पर एक आ गया इस ऑक्सीजन के ऊपर, एक आ गया, मतलब 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो रहा है। देखो ये 2 टाइम्स लिख दिया, दिख रहा है आपको, 2 टाइम्स इसको लिख दिया, इसको कार्बो ऑक्सी बोल सकते हैं, कार्बो ऑक्सी फ्री रेडिकल, ठीक है। अब देखिए यहाँ दिख रहा है, ये एक डॉट बना, ये फ्री रेडिकल है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, और देखो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, मतलब CO2 बाहर निकल गया, देखो 2 CO2 बाहर, 2 टाइम्स है तो
2CO2 निकल दिया। अब यहाँ पे आप बनेंगे मिथाइल फ्री रेडिकल, ये है इनिशिएटर, ये इनिशिएट करेगा रिएक्शन को। अब ये जाके अटैक करेगा विनाइल मोनोल के ऊपर, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए, बताता हूँ आपको कैसे अटैक करता हो। ओके, अब देखते हैं जो फर्स्ट स्टेप में जो फ्री रेडिकल बना है, तो फ्री रेडिकल जो बनाया था हमने मिथाइल फ्री रेडिकल, तो वो जो फॉर्म हुआ है, सो फॉर्म अटैच इटसेल्फ टू ओलिफिन, मतलब विनाइल मोनोमर से अटैच होगा। तो ये जो फ्री रेडिकल मतलब मिथाइल बनाया था हमने, देखो तो उसको आर लिख दिया हमने अभी इसको, वो जाके इस पे आके अटैच होगा। देखो यहाँ पर तो कैसे होगा, देखो ये जाके यहाँ पे अटैच कैसे करना है, देखो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा और ये देखा ये फ्री रेडिकल, ये इलेक्ट्रॉन ये मिला के एक बॉन्ड बन गया, दोनों के बीच बॉन्ड बन गया। देखो ये बॉन्ड आपका यहाँ पर फॉर्म हो गया, देखो मैं डार्क कर देता हूँ इसको, ये हो गया फॉर्म। अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा, देखो ये यहाँ पे आ गया, ये ऑड इलेक्ट्रॉन ये आ गया, ये बन गया आपका न्यू फ्री रेडिकल जनरेट होता है। मतलब जो आपका अल्काइल फ्री रेडिकल मतलब मिथाइल इथाइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अभी हमने एसिटिल परऑक्साइड से तो मिथाइल बना है, तो मिथाइल को हम आर लिख दिया, तो वो अटैक कर रहा है आपका विनाइलिक मोनोमेरिक यूनिट पे अटैक करेगा और बनेगा आपका न्यू फ्री रेडिकल बनेगा, ठीक है। अब ये आपका हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में देखिए, सेकंड स्टेप बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन, मतलब अभी गाड़ी स्टार्ट हो गई आपकी, आप गाड़ी को भगाना है तो आपको एक्सीलेटर देना पड़ेगा, तो यहाँ पे चेन को प्रोपोगेट करना है, तो चेन को अभी लॉन्ग करना है अभी यहाँ पर आपको। तो न्यू फ्री रेडिकल जो फॉर्म हुआ आपका, ये फॉर्म है न्यू रेडिकल या फ्री रेडिकल पूरा बोल सकते हैं रेडिकल शॉर्ट में। तो ये क्या करेगा, ये अटैक करेगा दूसरे आपके जो अनदर मॉलिक्यूल ऑफ विनाइलिक जो यूनिट इस पर अटैक करेगा। तो कैसा होगा, देखो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों कंपेयर करके बॉन्ड बन गया, ठीक है। उसके ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा, बराबर है। तो ये ऐसे एन टाइम ले लिया हमने, एन टाइम बहुत सारे, तो बार बार रिएक्शन करके चेन आगे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी ऐसे, तो ये बनेगा एन टाइम, टेकन एन कर लिया। देखो यहाँ बॉन्ड बन गया आपका, ये बॉन्ड बन गया आपका, ये वाला यहाँ जो बॉन्ड ये बन गया है ना, CH2 ये बन गया ऐसा। तो ये स्टेप से आपका ये तैयार हो गया, ये आपका चेन प्रोपोगेट हो गया, इसको बोलते हैं चेन प्रोपोगेशन स्टेप बोलते हैं इसको, चेन को आगे बढ़ाना है, ठीक है। जो आपका फर्स्ट स्टेप में जो बना है न्यू रेडिकल, वो अटैक करता है आपका सेकंड जो दूसरी यूनिट है आपका विनाइलिक मोनोमर की, उस पर अटैक करेगा और फिर बनेगा आपका ये। अब एक बना, यहाँ तो डायरेक्ट एन ले लिया हमने, डायरेक्ट ऐसे एक ऐसे कर 3 4 ऐसे बहुत सारे रिएक्शन, तो हमने डायरेक्ट एन लिख लिया यहाँ पर। अगर हम इसको एन नहीं लिखता, हम अगर सलमान इसको एन नहीं लिखता तो कैसा होता है यहाँ पर, अभी ऐसा बनता है ये देख लीजिए, ये यूनिट आपकी ऐसी बनती है एक, फिर दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, फिर ऐसा बनता है, तीसरा लेते हैं है ना, तीसरा लेते हैं ऐसा बनता है, ऐसे करते हैं बहुत सारे एन टाइम। तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या होता है एन लिख दिया है, और आपको अभी यहाँ पे क्या करना है, टेकन एन ऐसा कर लेना है, टेकन एन फिनिश हो गया, बराबर है। कर लीजिए आप इसको नोट। ओके, अब थर्ड स्टेप देखते हैं, चेन टर्मिनेशन। पहले चेन इनिशिएशन, फिर चेन प्रोपोगेशन और थर्ड चेन टर्मिनेशन, मतलब गाड़ी को स्टार्ट किया, गाड़ी को भगाया और गाड़ी को अब रोकना है, वैसे ही हो रहा है सेम। चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन, अब टर्मिनेट करना है। अभी आपके जो फ्री रेडिकल बने हैं इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने देखो 2 मॉलिक्यूल है, ट्वाइस लिखा, 2 मॉलिक्यूल लिया है जो सेकंड स्टेप में बना है। द कंटिन्यूस चेन रिएक्शन कैन बी टर्मिनेटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। ये 2 टाइम लिया, इसको अभी पलटा ऐसा लिख दो इधर से, तो यहाँ का ये एक फ्री रेडिकल और दूसरे मॉलिक्यूल इधर लिख दिया, तो उसका फ्री रेडिकल दोनों करके देखो, यहाँ का ये पहला ये दूसरा दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, N+1 लिख दिया है शॉर्ट में, या तो पूरा लिख सकते थे ये डायरेक्ट। तो यहाँ पे बॉन्ड बन गया देखो यहाँ पर, और दूसरा जो मॉलिक्यूल रहेगा उसका दोनों बीच में बॉन्ड बन जाएगा, ये बॉन्ड बन गया। तो यहाँ N+1 लिख दिया हमने ऐसा, नहीं तो फिर इसको 2 टाइम्स लिख दो ऐसा डायरेक्ट तो भी चलेगा, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं। N+1 नहीं लिखना है ना आपको, ये यहाँ पर ये हटा दिया ना, CH2 हटा कर ये लिखा N+1 नहीं लिखना है ना आपको, आप डायरेक्ट कर सकते हो उसको, ये इसको पलटा दो या एक और इसको कॉपी कर दो, मतलब ऐसे बॉन्ड डाल के कॉपी कर दो तो बन जाएगा पॉलीमर। ऐसा आपको करना पड़ेगा। तो चेन टर्मिनेट होगा, मतलब 2 फ्री रेडिकल को कंबाइन करना पड़ता है, तो आपका चेन टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कर सकता है। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये ऐसा नहीं लिखना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो RCH2CH ये Y, ठीक है ना, टेकन N यहाँ तक लिख लिया। देखो अब यहाँ लिखा मैंने CH2CH2Y हो गया। अब देखो यहाँ से बॉन्ड, मतलब यहाँ का इलेक्ट्रॉन दूसरे इसका इलेक्ट्रॉन, देखो CH दूसरा जो है ना मॉलिक्यूल, तो C यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, Y लिख दूँ क्या इधर, एक काम करता हूँ उधर लिखता हूँ Y, फिर लिखा मैंने यहाँ पे CH2, ठीक है ना, इसका इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन मिलकर ये बॉन्ड बन गया। फिर आगे पूरा लिख दीजिए, बाकी बचा हुआ आप कॉपी कर लीजिए इसको, CH2, फिर यहाँ पे लिखते हैं CH2, ठीक है ना, यहाँ पे Y करना पड़ेगा, फिर यहाँ टेकन N और R, ये देखो, या तो ऐसा लिखिए, ये आपको पॉलीमर 2 तरीका, ऐसा N+1 नहीं लिखना है आपको, तो फिर आपको ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा। ये 2 तरीके हैं इसके लिखने के,
ये बन गया आपका पॉलीमर। N+1 की जगह पे इतना पार्ट आ गया, ये इतना पार्ट आ गया N+1 की जगह पर, बराबर है कि नहीं? ऐसा अंडरलाइन कर दिया, ये देखो इसकी जगह पे ये लिखना है आपको, हो गया, फिनिश, आ गया। तो ये मैकेनिज्म हो गया। अब हम आगे सेकेंड देखेंगे इसका टाइप, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ओके, अब देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसका एक और नाम देते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। जैसे अभी एडिशन पॉलीमराइजेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? चेन ग्रोथ। वैसे ही कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन एक और नाम है स्टेप ग्रोथ, नीचे लिख दिया मैंने इसको। तो इसमें क्या करते हैं कि बाईफंक्शनल या फिर पॉलीफंक्शनल कंटेनिंग कंपाउंड्स को या मोनोमर्स को कंडेंस करते हैं। तो उसमें क्या होता है, साइमल्टेनियसली स्मॉल मॉलिक्यूल लिख लेंगे, जिसके वाटर, अमोनिया, HCl, अल्कोहल। तो ऐसी रिएक्शन हम बोलते हैं क्या? कंडेंसेशन रिएक्शन, मतलब पॉलीमराइजेशन बोलेंगे, सॉरी। अ पॉलीमर फॉर्म्ड बाय अ कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन, देखो टू को बाई लिखा, बाई और पॉलीफंक्शनल मॉलिक्यूल्स विद साइमल्टेनियसली लॉस किसका करना है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर, HCl, अमोनिया, अल्कोहल एक्सेट्रा इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसके एग्जांपल टेरेलिन और नायलॉन 6 अपने सिलेबस में है, ठीक है। चलिए कर लीजिए नोट। ओके, अब देखते हैं थर्ड, रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, ठीक है ना। रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, ये आपका इसमें तो क्या करना है, साइक्लिक कंपाउंड लेना है, जैसे लैक्टम्स, साइक्लिक ईथर्स या फिर लैक्टोन्स लेना है। तो उसमें से एक देखो लैक्टम्स लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसको पॉलीमराइज करना है, ये जो इसका जो पॉलीमराइजेशन होगा वो किसके थ्रू होगा? रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन होगा। और इसमें हम यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस कैटलाइज करने के लिए रिएक्शन को। जैसे अब लिखो इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, कितने कार्बन के अंदर? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ठीक है। फंक्शन को क्या दिए? फर्स्ट आपका अल्फा, बीटा, गैमा, डेल्टा, ओमेगा, ऐसा रहता है ये पूरा। तो इसको हम, तो यहाँ से ये ब्रेक करना है आपको, यहाँ से ये देखो ये रिंग ओपनिंग करना है, यहाँ से ब्रेक कर दिया, ये ऐसा पूरा ऐसा हो गया। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, मतलब CH2 5 टाइम्स लिखा है, देखो ऐसा ब्रेक हो गया, बन गया नायलॉन 6। इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम से क्या बन गया आपका? नायलॉन 6 बन गया आपका, ये बराबर है कि नहीं? ओके, ऐसा आपको चलना है ये, ठीक है। इसी को ओमेगा को शायद इप्सिलॉन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ये ग्रीक लेटर्स है सारे आपके, इप्सिलॉन, ओमेगा, इसी को, तो इसको इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम बोलते हैं हम लोग, ऐसा, ठीक है ना। ऐसा आपको याद रखना है, आ जाएगा आपको, ये स्टेप से आपको करना पड़ेगा। ओके, कोई कन्फ्यूज़न? ये आपका हो गया, ये वाला थर्ड क्लासिफिकेशन आपका कंप्लीट हो गया है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन हो गया। एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और थर्ड रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन, ये तीनों आपके फिनिश हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन, तब तक कर लीजिए नोट इसको। ओके, अब देखते हैं फोर्थ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ, क्या लेते हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, मतलब अभी मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस है, उस बेसिस को हम क्लासीफाई कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं इलास्टोमर्स, मतलब इलास्टिक जैसी प्रॉपर्टी, ईजी है इसलिए मैं जल्दी ले रहा हूँ। दिस पॉलीमर्स आर रबर लाइक सॉलिड्स विद इलास्टिक प्रॉपर्टीज एंड कंटेनिंग, इसमें रहता है वीकेस्ट फोर्स रहता है वेंडर वॉल फोर्स रहता है, इसके अंदर क्या रहता है? वेंडर, ये फोर्स याद रखना है, ये एमसीक्यू इसमें आता है। और ये तो इलास्टोमर्स में इलास्टिक प्रॉपर्टी समझ आता है, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रबर लाइक सॉलिड्स। और इसके एग्जाम्पल है वल्कनाइज रबर, ब्यूना एन, ब्यूना एस और नियोप्रीन, इसके इतने एग्जाम्पल्स को आपको पढ़ना है, सारे रबर के एग्जाम्पल है, सब हमको पढ़ना है। फिर फाइबर्स, दीज फाइबर्स हैव लॉन्ग लीनियर चेन्स, ठीक है ना, विथ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। क्या होगा इसके अंदर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस बिटवीन द चेन्स रहेगा। इसके एग्जांपल है पॉलीअमाइड्स में नायलॉन 6 है और पॉलीस्टर में टेरेलिन है। देख लीजिए, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल, और मैंने नोट्स बहुत ईजी कर दिए है, ठीक है ना। चलिए कर लीजिए नोट डाउन इसको। अब देखते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। देखो दीज पॉलीमर्स आर हीटिंग बिकम सॉफ्ट, मतलब हीट करने से सॉफ्ट हो जाएगा और कूलिंग करने से कैसे हार्ड हो जाता है, एंड ऑन कूलिंग बिकम्स हार्ड एंड हेंस दिस पॉलीमर्स कैन बी रीमोल्डेड एंड रिसाइकल्ड। जैसे अभी प्लास्टिक रहते हैं आपके जो चेयर्स, तो उसको क्या करते हैं, भंगार वाले ले जाते हैं। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उसको क्या करते हैं, हीट करने का तो मेल्ट हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, फिर उसको कूल करने से फिर से हार्ड हो जाता है, इसलिए उसको ले जाएगा वो। तो यहाँ पर दिस पॉलीमर पोजेस मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिकुलर फोर्स रहता है दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन, रहता है वो इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स, मतलब इसका एक ऑर्डर बनाया है, फाइबर्स, फिर थर्मोप्लास्टिक्स, फिर आगे इलास्टोमर्स। तो आपका ये एमसीक्यू इसमें आ सकता है, ठीक है। इसके एग्जांपल है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइन, पॉलीविनाइल, ये इस कैटेगरी के एग्जांपल से। आज आसान है, हीट किया तो सॉफ्ट हो जाता है, कूल किया तो हार्ड हो जाता है, ठीक है ना।
और इसको रिसाइकल रीमोल्डेड कर सकते हैं इसको हम लोग। और इसमें जो फोर्स रहता है इंटरमीडिएट रहता है, मतलब यहाँ पर कैसा रहता है फाइबर्स और इलास्टोमर के इंटरमीडिएट, खत्म। बस ये आपको याद रखना है। चलिए कर लीजिए नोट डाउन। ओके, अब देखते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। ये थर्मोप्लास्टिक ऑपोजिट है, मतलब इसको हम हीट करेंगे तो सॉफ्ट नहीं होगा ये, ठीक है। दिस पॉलीमर्स डू नॉट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी रीमोल्डेड एंड रिसाइकल्ड। उसको क्या कर सकते हैं, हीट करने से सॉफ्ट होता था थर्मोप्लास्टिक और कूल करने से हार्ड हो जाती है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, इसलिए इसको हम रीमोल्ड नहीं कर सकते, इसको रिसाइकल नहीं कर सकते, इसको रीयूज़ नहीं कर सकते। और दीज आर क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है और इसका हम रीयूज़ नहीं कर पाते। इसके दो एग्जाम्पल बहुत फेमस है, एक बेकेलाइट है और दूसरा आपका है यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ओके, तो ये आपका फोर्थ क्लासिफिकेशन फिनिश्ड। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब देखते हैं लास्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ डिफरेंट मोनोमर्स। तो उसमें पहला लेते हैं होमोपॉलीमर, फिर लेते हैं हेटेरो बोलेंगे या फिर कोपॉलीमर बोल सकते हैं इसको। तो होमो मतलब सेम, नाम समझ रहा था, एक ही मोनोमेरिक यूनिट होगी इसके अंदर, एक ही रिपीटिंग यूनिट होगी। तो द पॉलीमर्स विच हैव ओनली वन, एक ही टाइप, वन टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स आर कॉल्ड होमोपॉलीमर। इसके एग्जांपल पॉलीथीन, देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2, पॉली प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH, है ना, नायलॉन 6 एप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम, पॉली एक्रोनाइट्राइल, है ना। इस टाइप से ये आपके एक ही होंगे, एक टाइप के। तो ये होमोपॉलीमर हो गया। अब इसी में हम लेते हैं दूसरा सेकंड हेटेरो, क्या बोलेंगे इसको, हेटेरो बोलेंगे या फिर कोपॉलीमर बोलेंगे इसको। तो इसी को मैं बना देता हूँ कोपॉलीमर, देख लीजिए सेकंड कोपॉलीमर्स। तो द पॉलीमर्स विच हैव 2 और मोर टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट, क्या होना चाहिए यहाँ पर आपको लेना है, 2 और मोर टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स आर कॉल्ड, इसको हम बोलेंगे कोपॉलीमर या फिर हेटेरो बोल सकते हैं, कोपॉलीमर और हेटेरोपॉलीमर, ठीक है ना। अब इस कैटेगरी के जो एग्जाम्पल है वो आपके दो होंगे, जैसे कि ब्यूना N, ब्यूना S, इस टाइप से आएंगे जिसमें 2 यूनिट होंगे ऐसे, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा, उसको बोलते हैं क्या, कोपॉलीमर्स, खत्म। तो यहाँ पर आपका भी ये पूरा क्लासिफिकेशन खत्म हो गया है, ठीक है। अब इसके आगे पार्ट बाद है, काफ़ी डिटेल है, थियोरेटिकल पार्ट है, कवर करूँगा। मैंने बोला 3 या 4 दिन में या 4 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। अक्टूबर में ये भी खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं सॉल्यूशन से आगे बढ़ने वाला हूँ, फिर सेकंड चैप्टर, क्योंकि सॉलिड स्टेट हो चुका है। अब सॉल्यूशन से कंटिन्यूस अभी लास्ट तक पढ़ेंगे, जो 9 चैप्टर तक, 2 से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इतने ही करने हैं बस हमको, 9 तक है शायद। तो ये आपके 7, 8 चैप्टर रहेंगे शायद मेन अभी तो फटाफट हो जाएंगे, 1 महीने में 4 करके, 2 महीने में इधर का उधर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब अपने से कितना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने, और मैं बोल रहा हूँ आपको दिसंबर तक आपको पोर्शन कैसे भी खत्म होगा, पहले ही बोला था मैंने, आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताइए और उनको सब्सक्राइब करने लगाइए चैनल। ओके, चलिए, ओके, थैंक यू।